मुद्दी लाख चाहे तो क्या होता है वही। मेरे साथ नाजरीन इस वक्त बैठे हुए हैं माजिद इकबाल, क्योंकि यहाँ पर हमें तो ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ रहता है कि हमारे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करने हैं उसको चाहिए कि, क्योंकि जो यूपीएससी में ऐसे एग्जामिनेशन में यूजुअली हम एनसीईआरटी मुद्दी लाख चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे साथ नाजरीन इस वक्त बैठे हुए हैं माजिद इकबाल खान साहब। 2020 इन्होंने यूपीएससी सीएससी क्वालिफाई किया और इस वक्त जो है बंगाल में एज एन आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड हैं। तो आज माजिद इकबाल खान साहब से जानेंगे कि उनका इब्तिदाई सफ़र कैसा रहा, कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, एंड फॉर यूअर दिस तालीम कहाँ से मिली और बेसिक एजुकेशन में उनके क्या जो थे इंटरेस्ट थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ अंदूरा एक छोटे से गांव जो अनंतनाग का है, तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ। तो मेरी बेसिक तालीम यहीं पे हमारा स्कूल है खुंदरू में, आर्मी प्राउड स्कॉलर स्कूल, तो वहाँ पे मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम मैंने वहाँ से ली। मैंने 10th वहीं से पास किया और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो बरागपुरा में है, उस टाइम पे ये खानाबल में होता था, तो वहाँ पे मैंने अपना 12th किया। उसके बाद उन दिनों एक शौक़ था कि सबको या तो इंजीनियर बनना है, वो सबको या तो डॉक्टर बनना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी फॉर्म भरे थे। AIEEE का फॉर्म भरा, IITs का फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे मेरा AIEEE में सिलेक्शन हो गया था। तो नेट की बदौलत मैंने देखा कि जो सबसे अच्छा कॉलेज है, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट आए थे, तो जो AIEEE में ज़्यादातर NITs में जो सबसे अच्छा NIT था माना जाता था, वरंगल में था वो। तो वरंगल में मैंने तब एडमिशन ले लिया और वहाँ से फिर मैंने 2016 में अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया था। तो थैंक यू। तो जैसे हम ये जानते हैं कि आपने MBBS भी क्वालिफाई किया और हर पेरेंट का शौक़ होता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, क्योंकि यहाँ पर हमें तो ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ रहता है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो डॉक्टरी में जाएं, MBBS करें। तो आपने क्वालिफाई करके फिर इसको क्यों छोड़ा? इसमें क्या बेसिक राज क्या था कि आप MBBS करने नहीं गए और इंजीनियरिंग करने आप चले गए? देखिए, जब मेरा MBBS का हुआ था तो उसकी जस्ट पहले ही मेरा AIEEE का रिजल्ट भी आ गया था। तो मेरा अपना शौक़ था इंजीनियरिंग करने का। तब मूवी से भी इंस्पायर थे, क्योंकि तब 3 इडियट्स आई थी, तो वो देख के बहुत एक जज्बा हो गया था कि नहीं, इंजीनियर ही बनना है। तो MBBS भी उस टाइम पे क्वालिफाई हो गया, लेकिन सभी लोग यही बता रहे थे कि क्योंकि कश्मीर में देखा जाए तो प्रेफरेंस जो है वो MBBS को ही दी जाती है। तो फिर उस टाइम पे मेरे फादर ने बहुत मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वो करिए। तो मैं अल्लाह के भरोसे चला गया और बीटेक में ही मैंने अपना सफ़र आगे शुरू कर लिया। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे, सामीन नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि कब आपको ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है? क्या ड्यूरिंग आपकी ग्रेजुएशन जब बीटेक कर रहे थे तब ये डेवलप हुआ या उससे पहले ही शौक था? ये कब ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? बेसिकली जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा ज़्यादातर जो मेरा रुझान था वो हिस्ट्री की तरफ और सोशल साइंसेस की तरफ ही था, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपके साथ बचपन से ही मैं वाबस्ता रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं आपकी किताबें भी पढ़ा करता था, तो हिस्ट्री के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरा ज़्यादा रुझान हिस्ट्री की तरफ था। और साथ में मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए सिविल सर्विसेज की कंपटीशन रिफ्रेशर करके एक मैगजीन आया करती थी, तो वो मैगजीन मैं अक्सर पढ़ा करता था। लेकिन उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। हाँ, ये पता था कि बहुत ही टफ एक एग्ज़ाम होता है, IAS एग्ज़ाम होता है। लेकिन जब इंजीनियरिंग में मैं आ गया तो उस टाइम पे, उसके बाद फिर कॉलेज के टाइम पे ज़्यादातर जो था मेरा एकदम टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड हो गया था। मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग में ही अपने आप में, मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में ही ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता था। और जब फाइनल ईयर में हमारी प्लेसमेंट हुई, मेरी प्लेसमेंट हुई, और फिर मैं जैसे बीटेक के बाद जाते हैं, मैं भी जॉब के लिए चला गया था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, 1 साल जब मैंने जॉब किया तो उस टाइम पे मुझे लगा कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, आई थिंक इससे मैं
बहुत बेहतर कर सकता हूँ। तो दैट वाज ए मोमेंट जब मैंने ये सोचा कि मैं ये देखता हूँ कि और मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैंने बहुत सारी सर्च किया, नेट पे देखा कि कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप इंजीनियरिंग के बाद दे सकते हो। एक बीटेक लड़का जो होता है वो किस किस चीज़ में जा सकता है। तो एट दैट टाइम मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे, कैट देखा, उसके बाद गेट था और बहुत सारे एग्ज़ाम थे। तो एक उसमें ऑप्शन सीएससी का भी था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि सीएससी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे टाइम पे इस साइड से ज़्यादा लोग थे नहीं जिनने क्वालिफाई किया था, तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। तो उस टाइम पे यूट्यूब ने, गूगल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैंने अपने, आप मान लो 3-4 महीने तो मैंने बस रिसर्च में ही लगाए हैं कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, सिलेबस क्या है। तो ये सब करते करते तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2020 में जो है क्वालिफाई किया। तो ये नाजरीन जानना चाहेंगे, वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट या इससे पहले भी आपने जो है कोई अटेम्प्ट दिया था? इसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, पहला अटेम्प्ट मेरा 2017 में था। उस टाइम पे मैं जॉब ही कर रहा था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई ट्राइड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस एंड अलॉन्ग विद माय जॉब आई गेव दैट फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन तब क्या हुआ कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी जॉब थी, जिस तरह की मेरी जॉब थी, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। तो तब मुझे ये लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सो आई डिसाइडेड टू टेक लीव और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू की, बट वो फिर चलती गई। 2018 में भी मैंने प्रीलिम दिया। 17 में तो प्रीलिम हुआ ही नहीं था, 18 में मेरा प्रीलिम हुआ और उसके बाद फिर मेंस के लिए बैठा, तब मेंस नहीं हो पाया। और जो फाइनली मेरा तीसरा अटेम्प्ट था 19 में मैंने दिया था, तो वो कोविड की वजह से उसके रिजल्ट्स भी डिले हो गए थे। तो 19 का जो अटेम्प्ट था उसका रिजल्ट 20 में आया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, बहुत सारे जो हैं एस्पिरेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो लोकल एग्ज़ाम हो, यानी कि अगर हम यहाँ वैली की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट्स होते हैं, तो क्या कब उनको ये जो है एक इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए या कब उनको सीरियस थॉट देनी चाहिए इस एग्ज़ाम्स के लिए? क्या ये पहले ही ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए या कोई ख़ास पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पर इसकी तरफ जो है हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए? इन एस्पिरेंट्स के लिए क्या बताना? मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट जिसको यूपीएससी या केएस ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करने हैं, उसको चाहिए कि प्रिपरेशन, वो जो मेन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है, वो कॉलेज से शुरू करें। लेकिन क्योंकि जो यूपीएससी में ऐसे एग्जामिनेशन में यूजुअली हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, जो हमारी बेस नॉलेज रहती है वो एनसीईआरटीज़ पे रहती है, जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो जो लड़का स्कूल में अच्छा करता है, जो स्कूल में जिसका रुझान है, जो स्कूल में सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में वो लड़का, मतलब उसकी ज़्यादा चांसेस है कामयाब होने की। क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ही, मतलब अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियस लेता था। और फिर जब मैंने बाद में प्रिपरेशन करनी शुरू की, तो जो बेस था वो कहीं ना कहीं मेरा बना हुआ था। क्योंकि जो एनसीईआरटीज़ में पढ़ रहा था, मुझे पता था कि ये मैंने पहले भी पढ़ रखी है, तो वो एक तरह का मेरे लिए रिवीजन हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि जिसको करना है तो अपना स्कूल, आप स्कूलिंग में आप यूपीएससी पे या ऐसे एग्जाम्स पे फोकस मत करो। स्कूल आप जो जैसा स्कूल में पढ़ाते हैं वो उस लेवल से आप देखो। लेकिन बाद में जब आप कॉलेज में आओगे तब आपके पास टाइम भी होगा, तब आप जब प्रिपरेशन शुरू करोगे आपको लगेगा कि नहीं, जो हमने स्कूल में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो रहा है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स में रहती है कि अक्सर बेशतर जो है उनको सब्जेक्ट चूज़ करने में जो है बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। कोई इसके बारे में आप कोई उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे वो अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करें, सिलेक्ट करें? नहीं, देखिए, सब्जेक्ट जो है वो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट, ये बहुत सारी लोगों में और बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये गलतफहमी रहती है कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लो या सोशोलॉजी पढ़ लो, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ लो, इनमें बहुत मार्क्स आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप वो सब्जेक्ट चूज़ करो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप इसमें हर दिन 4-5 घंटे पढ़ सकते हो, आप बोर नहीं हो रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा कर सकते हो, आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो। अब आपको लगता है कि ऐसे तो अगर देखा जाए तो मैथ बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है आदमी जो मैथ में अच्छा करेगा। लेकिन अब मैथ्स सब्जेक्ट लेना, फिर उसका सिलेबस करना, वो सब की बस की बात नहीं है।
तो इसीलिए ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें आपको लगता है कि नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं एट ए स्ट्रेच 2-3 साल के लिए पढ़ सकता हूँ। और यूपीएससी या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो मतलब जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा मार्क्स देगा और किसी को कम देगा, और वैसे भी बाद में नॉर्मलाइजेशन में वो बराबर हो ही जाता है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन कि क्या इसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, या अक्सर बेशतर जो है बच्चों में ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह सुनते रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये चीज़ उनको सुनने में आती है कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, तो कोई खास स्ट्रेटजी है या कोई खास टाइम लिमिट होना चाहिए इसके लिए पढ़ाई के लिए, या और कोई आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन बस कुछ ही फंडे हैं, जैसे पंक्चुअलिटी होना चाहिए आपके, डिसिप्लिन होना चाहिए आपको, आप with regard to your, with respect to your studies, you have to be very serious, you have to be very punctual and very what you say, you have to be very disciplined. तो हर दिन आपको 6 घंटे 8 घंटे विदाउट फेल देने हैं, हर दिन। ऐसा नहीं कि आप 1 साल से ऐसे कर रहे हो, नहीं, 1 हफ्ता 15 दिन आपने पढ़ लिया, उसमें 1 दिन आधा दिन ब्रेक ले लो, माइंड रिफ्रेश कर लो, लेकिन हर दिन पढ़ना पड़ेगा, और बार बार, और बहुत लिमिटेड पढ़ना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि सिलेबस अगर इंसान देखेगा तो लिटरली एवरीथिंग अंडर द स्काई वो सिलेबस में आ जाता है, तो वैसे तो उसका कोई अंत ही नहीं है, फिर कितना पढ़े। पर जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो टॉपर्स करते आए हैं, वो बुक्स पढ़ रहे हैं, उनने वैसे मतलब नोट्स बनाए थे, किस चीज़ के नोट्स बना रहे हैं, कौन सी बुक को रेफर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अच्छा मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। तो जो उन लोगों का हो गया है, तो आप भी वैसे ही मेथड, आप भी देखो, आप भी वैसे ही करो, तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। अच्छा, एक और बिफोर वी वाइंड अप, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि कोचिंग जो है, अक्सर बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कोचिंग के लिए जाते हैं, कि कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में? जी, मेरा ये मानना है कि हम, हालांकि मैंने खुद कोचिंग की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोचिंग नहीं की है, लेकिन कोचिंग में जाके मुझे पता चला कि अगर कोई लड़का जो सीरियस है, जो अपनी पढ़ाई सीरियसली कर रहा है, जो डिसिप्लिन्ड है, उसको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग एक गाइडेंस देता है। अगर आपके पास वो गाइडेंस है, अब यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे लेक्चर सब अवेलेबल है। वो आज से मान लो 10-15 साल पहले की बात थी, जब इतना ज़्यादा इंटरनेट का बूम नहीं आया था, तब लोगों के पास मटेरियल नहीं होता था, रिसोर्सेज नहीं थे, कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है, अब आपको हर एक मटेरियल ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है, और आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए मुझे अब नहीं लगता कि कोचिंग का कोई इतना खास कोई रोल है। हाँ, लेकिन अगर आपका मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, पोस्ट ग्रेड नहीं हो, जो मतलब आपका जो लाइन है उससे हट के सब्जेक्ट है, तो अगर उसके लिए आप कोचिंग में जा रहे हो तो कोई मतलब इसमें ये नहीं है। अच्छा, लास्ट में एक तो आप मैसेज देंगे एस्पिरेंट्स को, और प्लस फैमिली का क्या रोल रहा है इसमें, कितना सपोर्टिव फैमिली होनी चाहिए, या फैमिली का रोल कितना रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? जी, फैमिली का रोल तो वन ऑफ द लाइक आफ्टर जो आपका रोल है, उसके बाद मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा फैमिली का ही रोल आता है। बिकॉज आप कभी कभी 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी 6 साल भी लग जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो आपके पीछे आप एक बैकबोन जो आपका है वो आपकी फैमिली रहेगी। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, अगर आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करती है, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो शायद किसी एस्पिरेंट के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फैमिली का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए ख़ासकर। और जो मेरा मैसेज है वो मैं ये कहना चाहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को कि देखिए, अभी का जो दौर है वो एक कॉम्पिटिटिव दौर है, और साथ में इसमें ऐसा हो चुका है कि अभी सबके पास रिसोर्सेज, सबके पास सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो अब जो लड़का मेहनत करेगा, जो पंक्चुअल होगा, जो सिंसियर होगा अपनी स्टडीज़ को लेके, वही है जो कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए आप भी सिंसियर रहिए, पंक्चुअल रहिए, और इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो शुक्रिया माजिद इकबाल खान साहब, आपने हमारे साथ कुछ टाइम गुजारा और कुछ इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजीज बताई रिगार्डिंग दीज वेरी टफ एग्ज़ाम्स,
और होपफुली जो हमारे नाजरीन हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इससे जो है एक लेसन लेंगे। तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंशाल्लाह इससे लेसन लेकर जो है अपनी ज़िंदगी में जो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं या क्वालिफाई करना चाहते हैं, होपफुली दिस इंटरव्यू विल श्योरली हेल्प देम। थैंक यू।